नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। दोपहर में हमने जो कार्यक्रम किया था, उसमें हमने कहा था कि ये जो पब्लिक है, वो सब खेल करने वाली है यूपी में। हमें नहीं पता था कि पब्लिक इस तरह से हमारे बोलने के तुरंत बाद खेल कर देगी। हम जो बता रहे थे, अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा कि वहाँ के जनमानस में क्या है, वो हमने रखा था। आवाज कम आ रही है धनंजय, आवाज कम आ रही। जी। और उसके बाद जो है, उसमें था कि जनमानस जो है, क्या सोच रहा है? हमने ये बात की थी और ये था कि पब्लिक इस बार खेल कर देगी, चूँकि पब्लिक को जो चाहिए वो बीजेपी ने दिया नहीं है, सरकार ने 10 सालों में दिया नहीं है और अब जो पब्लिक चाह रही है वो कहीं और है। और देखिए शाम में मेरे पास खबर आ गई, हमारे प्रोग्राम खत्म होने के बाद कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, फूलपुर में वो जनसभा उमड़ी, वो भीड़ उमड़ी, वो स जन सैलाब उमड़ा, कि ऐसा किसी ने देखा नहीं। भारी भीड़, मैं आपको एक छोटा-सा वीडियो दिखाता हूँ। और उस भीड़ में उस जो इंडिया गठबंधन की कहिए कि रैली थी, उसमें राहुल गांधी और मुख्य रूप से अखिलेश यादव संबोधित करने वाले थे और एक जगह तो संबोधित भी नहीं कर पाए, इतनी भारी भीड़ थी, वो इंटरव्यू लेते रहे, वो भी हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया है, एक और प्रोग्राम में 7 बजे के प्रोग्राम में, जिसमें राहुल गांधी अखिलेश यादव से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, चूँकि इस तरह का माहौल था कि वहाँ रैली संबोधित नहीं की जा सकती थी। उसके बाद फिर जो है दूसरी जगह रैली हुआ जहाँ उन्होंने संबोधन भी दिया, तो पहले वो भीड़ देखिए। तो ये भीड़ और उसके बाद जो है मैं एक और छोटा-सा क्लिप दिखाता हूँ, हालाँकि सब बड़े-बड़े क्लिप हमने लगाया है अपने प्रोग्राम में, लेकिन छोटा-सा क्लिप एक और आपको दिखाऊँ जिसमें राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। हालाँकि बातें वही कर रहे हैं न्याय पत्र वाली जो हर जगह कहते हैं, यहाँ भी वो बात है, लेकिन समझने में सहायता मिली। आए हैं आपके बैंक अकाउंट में भी ठकाठक होने जा रहा है। 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया, हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल में के फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके फ्यूल टैंक में, करोड़ों लोगों के फ्यूल टैंक में साल का 1 लाख रुपए टकाटक डाल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं। हमारे एक साथी दर्शक पूछ रहे हैं, विनोद पांडे जी, कि अमेठी का निष्पक्ष व्यूज बताइए, बहुत कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? अब गलत जगह देखेंगे न्यूज तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दोपहर में भी हमने बात की थी, उसके पहले भी हमने बात की थी कि अमेठी और रायबरेली जो है दोनों अपने आप में इस बार अलग खेल करने जा रहा है। कंफ्यूजन कहाँ है? निष्पक्ष है और वो जो वहां से खबर आ रही है कि बिल्कुल जो है वो राहुल गांधी के फेवर में है और स्मृति ईरानी परेशान है इस बात से। तो कंफ्यूजन कोई है नहीं, आप पता नहीं कहाँ से कंफ्यूजन लेकर के आए हैं। खैर, हमारे साथ जो है हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ फिलहाल जो है 3 साथी हमारे साथ है। जम्मू भाई नमस्कार, आपका स्वागत है नागपुर से। हमारे साथ है लखनऊ से उत्कर्ष भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है सुरेंद्र दुबे भाई साहब, उत्तर प्रदेश से ही, उनको भी नमस्कार, उनका स्वागत है। उनका लगता है वीडियो अटक गया है। और हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील शुक्ल जी और संजीव भाई।
उनको भी प्रणाम कर लेते हैं अभी से, फिर हम बीच में प्रोग्राम में करेंगे ही। और आप जो साथी दर्शक आप सब हैं हमारे साथ, आप लोगों का भी स्वागत, आप लोगों को भी नमस्कार। उत्कर्ष भाई, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, देख तो पूरे देश को रहे हैं, लेकिन आपकी बड़ी पकड़ है उन इलाकों में, पूर्वांचल इलाकों में खास करके जहाँ चुनाव इस बार जा रहा है, और जिन 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है 5वें चरण में। ये जो जनसैलाब आपने देखा, क्या ये जनसैलाब जो है ऐलान है कि भाई सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? हम लोग लगातार कहते रहे कि ये चुनाव जनता लड़ रही है, विपक्ष नहीं लड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तो ये दृश्य बहुत गजब ही हो गया था। भीड़ तो आ रही है, भीड़ इन रैलियों में आ रही है, ज्वाइंट रैलियों में। जब से कन्नौज से रैलियां शुरू हुई हैं तब से भीड़ हम देख रहे हैं, लेकिन आज तो बहुत जबरदस्त भीड़ थी। और आज इतनी भीड़ थी, और मजे की बात यह है कि जैसे होता ना कि लीडर जो हैं वो कैसे रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। इस बीच में क्या हुआ कि जब अखिलेश और राहुल वहां पहुंचे तो एक अनौपचारिक बातचीत भी शूट हुई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। वो बातचीत शूट हुई है, और बहुत बहुत अनौपचारिक बातचीत है, जहां दो नेता कह रहे हैं, और दो नेता वो खटाखट वाली बात। और फिर वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राहुल पूछ रहे हैं कि क्या लगता है अखिलेश जी आपको कि क्या है उत्तर प्रदेश में? तो अखिलेश कहते हैं कि वो एक क्यूटो छोड़ के वहां बस लड़ाई है, बाकी तो सब हम और आप जीत रहे हैं। मतलब वो एक रिलैक्स टोन है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तिकड़ी जो है वो बिल्कुल दूसरे टोन में है। योगी आदित्यनाथ तो एकदम बिल्कुल अपनी दिशा, अपना वो डबल इंजन और डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट ये सब भूल के वो एकदम से पाकिस्तान और मंदिर पर ही जाके टिक गए हैं। अमित शाह और मोदी के भाषणों में भी यही कुछ लाइन दिख रही है, बाकी कोई अब बात रह नहीं गई है कि साहब हमने इतना मजबूत सरकार है और इतना ये है, और वो सब कहानी खत्म। दूसरी तरफ अब ये भीड़ है। ये भीड़ देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की शैली ये नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव की एक शैली है, वो भीड़ को अपने से दूर नहीं करते। आप उनके कभी भी, हम लोग इतना लंबा कवर किए उनको, चाहे वो सरकार में रहे हों, चाहे बतौर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, इनकरेज करते हैं लोगों से को टच करना, हाथ करना, नजदीक आ गए, तुम बदमाशी मत करो, तुम ये मत करो, इस टाइप का। अब ये आज कुछ ये वाला कुछ ज्यादा ही नजदीक, और भीड़ इतनी ज्यादा थी, गर्मी इतनी ज्यादा थी, धूप, और वो इलाका जो है जहां पर आज ये रैली थी, बिल्कुल सूखा, धूल उड़ रही थी वहां। इतनी लू चल रही थी कि वो मतलब वहां लू की वजह से सड़क, वो मैदान की धूल उड़ रही थी, उसके बावजूद इतनी भीड़। तो अगर भीड़ इंडिकेशन है, अगर समर्थन इंडिकेशन है, तो वो है। और ये अनायास नहीं हुआ। ये भीड़ कौन थी, आपको समझना पड़ेगा ये चीज हम लोगों को। ये भीड़ में ज्यादातर यूथ था, युवा, वो युवा जिसको लगातार एड्रेस किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, और वो नौकरियों से परेशान है, वो अपनी नौकरियों की संभावनाओं से परेशान है, तो वो जो है वो काफी कनेक्ट कर रहा है इन लोगों के साथ। क्योंकि देखिए, असली बात क्या है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक यूथ अलायंस है। दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह और योगी की तिकड़ी में योगी आदित्यनाथ भले ही युवा हैं, लेकिन उनके एजेंडे जो हैं वो जनरल यूथ, कॉमन यूथ के एजेंडे से मैच नहीं करता है। वो रिलीजियस एजेंडे पे बात करते हैं, कम्युनल एजेंडे पे बात करते हैं, तो उस वजह से वो मामला बन नहीं पा रहा है उनका। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब वो कनेक्ट नहीं रख पाए, तो ये जो सब कुछ मिलजुल के जो माहौल बन रहा है, अब जहां तक रह गया सवाल कि क्या नतीजे आएंगे, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि देखिए, विपक्ष को अगर सीटें जीतनी है, लड़ाई में है विपक्ष, और चुनाव अब उस इलाकों में है जहां का मतदाता खामोश मतदाता नहीं, जो पहले के 3 राउंड में हम लोग बात करते थे कि वोटर बड़ा साइलेंट है,
पूर्वांचल के इलाके में साइलेंस वायलेंस नहीं होता है। वो एक तरफ वो जिसके पक्ष में होता है उसके लिए चिल्लाता भी है, लड़ता भी है, बोलता भी है। तो और जाति गोलबंदी टूटी हुई है, मतलब रिवर्सल हो गई बीजेपी से, ये भी सच बात है। तो अब ये चुनाव जैसे जैसे बढ़ा, कन्नौज के बाद वाले फेज में चौथे चरण में पब्लिक वोकल होने लगी, और आज उस वोकल होने का मैनिफेस्टेशन। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन को अगर सीटों में कन्वर्ट होना है तो उसको अपनी लीड बढ़ानी पड़ेगी 50,000 से ऊपर की। 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर लीड नहीं बना ले पा रहे हैं सारे कॉम्बिनेशन बनाने के बाद, तो समझिए खतरे में है मामला। क्यों खतरे में है मैं ये नहीं कहता, इशारे हैं, वो हमने देखा, उसका ट्रेंड है। 2022 के चुनाव में अगर आप 5,000 की 7,000 की लीड पर थे तो आप चुनाव हारे हैं आखिर राउंड तक आते आते। अगर आप 10,000 से 9,000 से ऊपर रहे हैं तभी आप जो है 1,000-1,500 वोट से जीते। उसी में दिक्कत ये हो गई है कि एक संदेह अलग पैदा हो गया है, और अब वो संदेह कोर्ट में चला गया, कोर्ट उसको सुनेगी। इलेक्शन कमीशन डिजिटल इंडिया के दौर में अपने वोटिंग परसेंटेज को, पोलिंग परसेंटेज को कैलकुलेट करने में 4-4, 5-5 दिन क्यों लगा? और जब फाइनल टैली आ रही है तो लगभग औसतन 4% का इंक्रीज दिखाई दे। तो भाई हम लोगों ने बहुत चुनाव कवर किए हैं, सुनील सर के पास लंबा अनुभव है, दुबे जी तो खैर पितामह है, हम लोग को भी हो गया बहुत चुनाव कवर करते करते। हमने ये देखा था कि या तो देर रात को फाइनल डेटा आ जाता था, या बहुत हुआ तो मतलब 12-1 बजे आ ही जाता था जिले का डेटा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमको 3 दिन इंतजार करना पड़ा हो। 2022 के चुनाव में जरूर हुआ था कि 2 दिन लगने लगे। तो जब आप डिजिटलाइजेशन के उस दौर में हैं, जब 545 सीटों का आप नतीजा शाम 4 बजे तक निकाल दे रहे हैं, सुबह 6 बजे से शुरू करके 7 बजे से शुरू करके, तो आप पोलिंग परसेंटेज को कैलकुलेट करने में आपको इतना काहे टाइम लग रहा है? अब कोर्ट में मामला चला गया है, हालांकि 5वें चरण के बाद, वोटिंग होने के बाद वो होगा, लेकिन अब दबाव होगा तो हमें ये भी देखना होगा कि 5वें चरण के फाइनल डेटा कितने दिन बाद आते हैं। तो ये सब कुल मिला के ये है कि अपोजिशन अगर 50,000 से 1 लाख के बीच की लीड मैंने लेने में कामयाब हो जाता है तो सीटों में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। अगर वो टक्कर की लड़ाई हो गई 50,000 के आसपास की, तो फिर वो सीटें कहां जाएंगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमारे कुछ साथी लिख रहे हैं, खास से गीता जी लिख रही हैं, कुछ और लोग लिख रहे हैं कि ये महाकुंभ की तरह है। सुनील जी, आपके शहर की बात है, आपके शहर के पास की बात है, और ये इलाहाबाद में या कहिए प्रयागराज में ये होना था कि लोग कह रहे थे कि चुनाव तो हो रहा है लेकिन उत्साह नहीं दिख रहा है कहीं आम आदमी, न सरकार गिराने की, हटाने की, न सरकार लाने का, कहीं कोई उत्साह नहीं है। लेकिन ये 5वें चरण आते आते, हमने हालांकि दोपहर में कार्यक्रम किया था और उसमें हमने कहा था कि यूपी में खेल कर दिया पब्लिक ने, उसके बाद ही खेल हुआ ये। तो कल जैसे जम्मू भाई ने कहा था कि किसका कौन किसके भरोसे आपने कहा है, तो ये लीजिए कौन किसके भरोसे हो गया। तो वैसे ही जम्मू भाई के लिए आज फिर कहने को हो गया है कि आपने कहा था कि यूपी में खेल कर दिया पब्लिक ने, और यूपी ने पब्लिक में ऐसा खेल किया कि पूरे देश में उसी खेल की चर्चा है। सुनील जी, जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उत्कर्ष जी, उस तरफ बहुत लोगों का ध्यान है। हमारे कई दर्शक बार बार लिखते हैं, मैं कई बार जुड़ता भी हूँ कि भाई ईवीएम में जो हो रहा है और जो चुनाव आयोग कर रहा है उस पर सबकी निगाह है। और राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है, क्योंकि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है उत्तर प्रदेश का ही, जिसमें ईवीएम पर एक बच्चा जो है वोट डाल रहा है, कमल के फूल पर वोट डाल रहा है, और 7-8 बार डाला है। इसको बहुत वायरल किया गया है। उसी वीडियो को अखिलेश यादव ने शेयर किया है, और उसी वीडियो को शेयर करते हुए जो राहुल गांधी उन्होंने लिखा है, और उन्होंने लिखा है, लास्ट की 2 पंक्ति में पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है
कि कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ, इन्वर्टेड कॉमा, संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये चेतावनी जैसा है ये। तो पहले तो सुनील जी, ये जो भीड़ है उसका क्या मैसेज है वो बतलाइए। दूसरी तरफ जो इशारा कर रहे हैं उत्कर्ष जी की, अगर आप 10,000 50,000 से 1 लाख तक के लीड में अगर हैं तब तो आपकी सीटें कंफर्म हो जाएगी, यानी मैनेजमेंट जो चलता है ईवीएम पे, जो आरोप लगता है वो आरोप है। और कई जगह से आ रहा है कि कैसे बूथ पे वोट डलवाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, और जिस तरह से 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ गए, बहुत सवालों के घेरे में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जबरदस्त संज्ञान लिया है ईडीआर की याचिका के बाद, और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण बेंच ने कहा है, जो 3 जजों की बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम रात भर सुनवाई करेंगे। तो एक तरह से राहुल गांधी भी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पब्लिक की जो निगाह है और पब्लिक ने जिस तरह का रौद्र रूप आज दिखाया है, मुझे लगता है बहुत कुछ हो गया है। जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी है ये। क्या किस तरह देख रहे हैं आप? धन्यवाद धनंजय जी। नहीं, ये तो आपत्तिजनक है कि आप 3 दिन 4 दिन 11 दिन के बाद आप अंतिम फिगर जारी करें, और उसके बाद भी सवाल है कि जिस सिस्टम को हम और आप जानते हैं उसमें प्रत्येक 2 घंटे के ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट दोनों प्रत्येक मतदान केंद्र पे जाकर के वहां से फिगर एकत्रित करते हैं कि कितने वोट पड़ चुके हैं, कितने वोट हैं। हर 2 घंटे पर राउंड द क्लॉक वो चलते रहते हैं। इस देश की सार्वजनिक संपत्ति में से लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं इस व्यवस्था के ऊपर, और अगर आप प्रत्येक 2 घंटे के ऊपर वो डेटा एकत्रित करते हैं तो आप ये अंतिम डेटा जारी करने में 11 दिन क्यों लेंगे? जो सूचना, अंतिम सूचना जारी हो जाती है देर रात तक, वह अगले सुबह तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता रहा जब तक। ये इतने दिन लगने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद भी जो आपने डेटा रिलीज किया उसमें उस समय आपने नहीं जारी किया कि कितने मतदाताओं ने मतदान किया है, उनकी संख्या, प्रतिशत तो आप देते रहे लेकिन उनकी संख्या आपने नहीं दी। तो यह तो निश्चित रूप से सोचने का विषय है, और अगर न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया है तो लिया भी जाना चाहिए। तो कोई संवैधानिक संस्था मनमर्जी थोड़े काम कर सकती। आपको जो दायित्व दिया गया है और उस दायित्व का आप निर्वहन नहीं करेंगे, उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे, तो यह वाजिब है कि न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया जब याचिका उनके सामने है। अब आपने बात कही कि जो आज प्रयागराज, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में या फूलपुर संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से लोग हैं, देखिए इस इलाके में, माने पूर्वी उत्तर प्रदेश में या अवध के क्षेत्र में राजनीतिक स्थितियां किस तरह से बदलती जा रही हैं, इसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में लगभग 12 जिले हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को या तो कोई सीट नहीं मिली या 1-2 सीटें मिली, और ये सभी के सभी जिले अब इस दौरान मतदान के लिए जा रहे हैं। जैसे अनडिवाइडेड इलाहाबाद आप मान लीजिए, जहां आज को शामिल जिला है, वहां भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें हारी। फूलपुर में जो क्षेत्र, जितने क्षेत्र आते हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला दिया समाजवादी पार्टी। तो जब राजनीतिक स्थितियां बदलती, और समाजवादी पार्टी का भी मतदाता शांत रहने वाला मतदाता नहीं है, बहुत ही वोकल मतदाता भी है और बड़ी मजबूती के साथ उस चुनाव मैदान में उतरता है। वो इस तरह रहती कि आया मतदान किया चला गया, या अपने नेताओं के भाषण को सुना चला गया। और ये सही है, उत्कर्ष ने सही कहा कि अखिलेश यादव अपने मतदाताओं से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आज उनका भाषण न दे के चले जाना ये जरूर सवाल पैदा करता है। और ये भी देखने ये होनी चाहिए कि कम से कम जो सभा हो उसमें अगर आप व्यवस्था बनाए रखेंगे तो उसका मैसेज भी जाता है। इतनी संख्या में लोगों का आना और लोगों का शरीक होना, अपने नेताओं से कनेक्ट एस्टेब्लिश करना, ये तमाम चीजें आपके विरोधियों के लिए उस समय मौका दे देती हैं जब एक माने भगदड़ की स्थिति पैदा होती है या नेता नाराज होकर चला जाए भाषण में।
या जरूर कम से कम इन आयोजकों को सोचना चाहिए कि ये हालात न पैदा हो, भगदड़ मच जाएगी, मैंने पत्रकारों का कैमरा टूट जाएंगे, कोई गिर गया तो उठ नहीं पाएगा। ये इस तरह के दृश्य बहुत वाजिब नहीं होते और इनके साथ खड़ा होने में लोगों को सुविधा होती है। फिर आपका अपोजिशन जैसे भारतीय जनता पार्टी वो इस तरह का नैरेटिव बनाने लगती है कि अनुशासन में रहने वाले लोग नहीं है। लेकिन ये जरूर है, यह तो किसी के लिए कि जैसे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में जो सभा हुई, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और कम से कम 45-46 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर है। कोई सामान्य माहौल इस समय मौसम नहीं है इलाहाबाद में। अच्छी खासी गर्मी है, चिलचिलाती धूप, और ये जिसको कहा जाता है नौतपा का ये दौर है उसमें, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और एक कनेक्ट एस्टेब्लिश करते हुए नजर आए। ये तो है, लेकिन नहीं है कि अब आने वाले जो आपके समर्थक हैं या जन समुदाय है उसको वोट में परिवर्तित करने और उसको मतदान केंद्र पर पहुंचाने के लिए भी सांगठनिक एक मजबूती समाजवादी पार्टी को दिखानी पड़ेगी। लोग भी निकलेंगे क्योंकि चुनाव मतलब अब कोई पार्टी या कोई गठबंधन नहीं लड़ रहा है, या इलेक्शन लड़ रही है सामान्य जनता, इसमें कोई बहस नहीं रह गई। इसलिए अब आज ही का दौर आप याद कीजिए ना, आज ही इलाहाबाद और फूलपुर दो संसदीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों थे, दोनों की सभाएं थी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी सभाएं। तो अब इन्हीं इलाकों में मतदान होना है। जो दूसरा कौशाम्बी, जो इलाहाबाद से सटा हुआ जिला कौशाम्बी है, वहां पे गृह मंत्री की सभा हो चुकी है, अब प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं अब अपनी रैलियां करने के लिए। लेकिन आज की सभाओं में जनमानस की उपस्थिति और खराब मौसम के बावजूद ये तो एक तरह के लिए संदेश है कि लोगों के बीच में किस तरह की नाराजगी है इस सरकार को लेकर के, या जो मुद्दे खड़े किए हैं विपक्ष ने और उन मुद्दों के साथ लोगों का जुड़ाव किस तरह का है। यह उसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैं महसूस करता हूँ वह है संविधान के खतरे में होना, आरक्षण के खतरे में होना और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खतरे में। यह जबरदस्त विमर्श है इसका। यह भले कोई इस पर चर्चा करने के लिए तैयार न हो, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बात करेंगे तो वो यह विषय ही लोगों के विमर्श में, और हालांकि हमेशा होता रहा है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान भी बेहतर हुआ है जहां अब तक मतदान हो चुका है। लेकिन जो एक लाभार्थी वर्ग की बात की जाती है वह तो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनमें तो ग्रामीण क्षेत्रों में खूब मतदान होना चाहिए इनके पक्ष में और वोकल मतदाता होने चाहिए, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। बावजूद इसके एक तरफा चुनाव नहीं है, और अगर विपक्ष का गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है, अभी जो लड़ता हुआ दिख रहा है, तो कोई ऐसा भी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को अपराजय के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई वो स्थिति बनती हुई नजर आएगी। जी हमारे एक साथी कह रहे हैं, रणवीर सांगवान कह रहे हैं, जब सारी संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति बिक चुके हैं या ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप डिबेट करते रहिए, गोबर बुद्धि वालों से निपटना मुश्किल है। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, मैं गांव से आया हूँ। गांव में हमारे यहाँ जो औरतें होती है ना, हमारी माँ, चाची, दादी और औरतें, वो गोबर ठोक देती है दीवार पर, सुखा देती है और चूल्हे में जला देती है, समझ गए। तो भारत जो अभी भी गाँव का देश है, गोबर को गणेश भी बना देती है और गोबर के उपले बना करके जला भी देती है। इसलिए निश्चिंत रहे, संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे हुए लोग इतने ताकतवर नहीं है। वो सत्ता ही नहीं, जो ताकत है वो आम आदमी ने दी है, और जब आम आदमी अपने आप पे आएगा तो फिर कोई बचेंगे नहीं। ये उनको भी सोचना है जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग। बहरहाल हम बात करते हैं, नेटवर्क बड़ा डिस्टर्ब है सबका, आ जा रहे हैं लोग, हमारे जम्मू भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे सुनील जी भी चले गए, उनका भी नेटवर्क लगता है डिस्टर्ब है, तो जल्दी से बात खत्म करें। सुरेंद्र भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ, आपका भी नेटवर्क डिस्टर्ब है, हमारा तो रहता ही है, हम राजस्थान में है तो और गड़बड़ है। लेकिन जो सुनील जी ने कहा और जो उत्कर्ष ने कहा, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि अब कुछ मेरे पास कहने के लिए उस तरह से है नहीं, लेकिन सवाल यही है कि ये जो
जो जनता जो जमा हुई है, जो ये भीड़ है, उसका मैसेज क्या है? क्या अब भीड़ खुल कर के आ गई है? और ये अल्टीमेटम उनको भी है जो बेईमानी करने में मास्टर हो गए हैं, जिनको लगता है कि हम अगर संवैधानिक पद पे या शीर्ष पद पर बैठे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या उनके लिए भी चेतावनी है ये भीड़? देखिए, निश्चित रूप से एक बात हमको समझनी होगी कि जो आज भीड़ दिखाई पड़ी प्रयागराज में, और वो बिल्कुल एक जन सैलाब था, तो मुझे तो लग रहा था कि ये लोग स्टेज पर न चढ़ जाए, इसीलिए ऊपर से सिक्योरिटी के लोग उनको लगातार हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे 2022 का विधानसभा चुनाव याद आता है। उस समय भी मेरे ख्याल प्रयागराज था या शायद गोरखपुर से अखिलेश यादव चले मीटिंग करके, और लखनऊ तो पहुंचने में उनको पूरी रात लग गई, सुबह 4 बजे पहुंच पाए, और जिससे हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अब तो इन्होंने चुनाव जीत लिया। जाहिर है सीटें जीती, लेकिन वो उतनी सीटें नहीं जीत पाए कि योगी जी को अपदस्थ कर पाए। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही कि भीड़ पहुंच गई, और प्रयागराज में इनका समाजवादी पार्टी का एक लंबे समय से ठीक ठाक वोट बैंक है। वहाँ छात्र आंदोलन काफी मुखर है, वहाँ परीक्षाएं देने वाले, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले छात्रों की बहुत संख्या है। तो मुझे लगता है ये जो भीड़ आज पहुंची उसमें वो युवा अगुवाई कर रहा था जिसको नौकरी की तलाश है, या जो इस बात से बहुत चिंतित है कि हम पढ़ लिख तो रहे हैं, सब कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोनों लोगों ने चाहे इन्होंने, अच्छा दूसरा ये कि उज्जवल रमण जो वहां प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी उसी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हमेशा, तो वो कांग्रेस और सपा का मिक्स था, लेकिन आप देखिए कि उसमें झंडे सपा के ही ज्यादा दिखाई पड़ा है। वो समाजवादी पार्टी समझौता भी उनको लग रहा है कि अपना ही लड़का है, जिसको तो जीतना ही चाहिए। हालांकि अखिलेश ने उनका कि देखो पंजाब का निशान है, इस पर वोट देना है। देखिए 2/3 चुनाव हो चुका है, तो हम लोग अगर ये मान लें कि जिसको जीतना हारना है वो जीत हार हो चुकी है। अब जो 1/3 बचा है उससे मतलब कोई बहुत काम नहीं बनेगा। देखिए उसी का अगर दूसरा पहलू देखें कि अब जो लीड लेने का कार्यक्रम है उसके लिए आखिरी चरण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज, कौशाम्बी और ये इन इलाकों में समाजवादी पार्टी जब क्लिक करती है, मैं पिछले कई चुनाव में देखा, तो फिर इस इलाके में उनको जबरदस्त जन समर्थन मिलता है। भाजपा की अन्य बातों में कोई अंतर नहीं हुआ। ठाकुर की नाराजगी है, वो आपको राजा भैया की नाराजगी से साफ दिखाई पड़ रहा है। किसान नाराज हैं, ठीक है, किसान यहाँ भी हो, किसान आंदोलन के किसान ना हो, लेकिन किसान तो है इस क्षेत्र में भी। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं वो दलित, क्योंकि पिछले चुनाव में 19 में ये दलित हिंदू हो गया था और उसने बीजेपी को वोट दिया, और मायावती जो इनकी बड़ी भारी एकमात्र नेता समझी जाती थी, और जाटो जाति में भी काफी लोग बीजेपी की ओर चले गए, तो वो हिंदू बन गए। सब सारे प्रयास के बावजूद मैं देख रहा हूं कि हिंदू वाद जो है चुनाव में इस दौर में कम से कम बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा। वो हिंदुत्व पर जातियां भारी पड़ गई हैं, और मैंने देखा है कि जैसे राम मंदिर आंदोलन के समय पूरी भाजपा ने पताका फहरा दी, लेकिन जब चुनाव हुए तो बीजेपी हार गई, क्योंकि वहां जो है हिंदुत्व पीछे हो गया और जातियां ऊपर हो गए। और ये एक फैक्ट भी है कि अगर जातियां ऊपर हो जाएंगी तो फिर कोई धर्म उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है अगर दलित बीजेपी से शिफ्ट हुआ और दलित के अंदर ये भावना कर गई कि हमारा आरक्षण चला जाएगा, और उसी दलित को सबसे ज्यादा वो 5 किलो राशन भी मिल रहा है,
ये एक टिपिकल बात समझने की जरूरत है कि क्या पेट की आग उसकी दिमाग के अंदर जो मतलब आग है उस पर नियंत्रण करेगी, या दिमाग की आग पेट की आग को इग्नोर करेगी। ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि सबसे ज्यादा 5 किलो और आसन वाले वही लोग हैं। दूसरा जो मोस्ट बैकवर्ड है उनको भी मिल रहा है। अब कहने के लिए तो गरीबों को मिल रहा है, लेकिन इन सारी योजनाओं में अधिकांश लाभ इस ढंग से बांटा गया है, और जिसकी मैंने तमाम पड़ताल भी की कि चाहे वो पेंशन देने का हो लोगों को, चाहे राशन देने का हो, या अन्य लाभ मुद्रा योजना में लोन देने का हो, सरकार ने बड़ी कुशलता से ये इंश्योर किया कि उनके अपने समर्थकों को मिले। ये एक सच्चाई है। आपको दिखाई पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं किसान निधि मिल रही है, लेकिन मैं बहुत से किसानों से बात करता हूं और वो बताते हैं कि भैया हम बहुत कोशिश कर चुके कि हमको नहीं मिल रही, या मिल रही थी तो उनमें तमाम चेंज हो गए। पहले मान लीजिए 10 करोड़ को मिल रही थी तो फिर 9 करोड़ हुआ, 8, क्योंकि पैसा उतना ही है और उसी पूंजी को इधर से उधर घुमाते रहते। तो एक और संविधान की, और ये दोनों बातें संविधान और आरक्षण हम क्या कहते हैं मतदाताओं के मन पर हावी हैं, और इसीलिए बीजेपी के लोग लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब सफाई दे रहे हैं। और यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद, मैं पहली बार देख रहा हूं कि राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। खटाखट, पता नहीं कहां से खटाखट आ गया, लेकिन वो भी खटाखट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि और सब बातें तो हम ठीक कह रहे हैं, ये राहुल खटाखट कर रहा, तो कोई खटाखट के चक्कर में तो नहीं वोट पड़ जाएगा। वो अपना खटाखट भी कर रहे हैं। ये बातें दर्शाती हैं कि वो है तो संकट में। अब वो वोट उस ढंग से पड़ेगा, और आरएसएस के जो लोग हैं वो काफी मतलब निष्क्रिय से हैं सारी कोशिशों के बावजूद। हो सकता है इधर 2 दिन में कुछ ज्यादा प्रयास हुआ, लेकिन निष्क्रिय है। हम लोगों के घर में भी अर्जियां पर्चियां नहीं आई हैं जो सामान्यतः आ जाती थी, तो वो इंडिकेट करता हो। फिर नड्डा साहब ने अपना इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दे दिया है कि अब आरएसएस पीछे, उसके हमें जरूरत नहीं है, और ये आरएसएस के लोग महसूस भी रहे। दूसरा, उत्तर प्रदेश की मैं सिर्फ बात कर, दूसरा ये है कि अपनी साख बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे माननीय जो योगी जी हैं वो तो खुद ही लगे हुए हैं कि मोदी अगर न जीते तो ठीक है, क्योंकि ये अगर जीत गए तो हमारी कुर्सी खतरे में है। और इस बहस को अपने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के और तेज कर दिया है। अब वो क्या कहते हैं, स्वाति मालीवाल जरूर उनके गले में अड्डिक से अटक गए हैं, लेकिन इस देश में ये नेता सब इसके बड़े एक्सपर्ट हैं। मणिपुर में महिला उत्पीड़न हुआ, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, क्या हो गया, डाई डाउन हो गया। महिला पहलवानों को जनता मनता पर घसीटा गया, बड़ा उफान हुआ, पता नहीं क्या हो जाएगा, डाई डाउन हो गया, और अंततः ब्रजभूषण के लड़के को टिकट दे दिया गया। स्वाति मालीवाल को भी ये लोग 1-2 दिन में कुछ करके अपना कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा को ये बात समझ में आ गई है, और जिस ढंग से राहुल गांधी हड़का रहे हैं अफसरों को, और प्रेस को भी हड़का रहे हैं, देखिए क्यों कहते ये हमारे साथ नहीं है, ओपनली उनको नंगा कर रहे हैं, ताकि जनता जो अखबार में पढ़ रही, टीवी पर देख रही है, उसके अंदर एक मैसेज चला जाए। और आज आपने अभी ट्वीट का खुद ही कहा कि उन्होंने अफसरों को भी चिताया है। ये ऐसा लगता है कि कुछ परिवर्तन की बयार बह रही है, और वो वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी ये तो 4 जून को काउंटिंग में पता चलेगा। लेकिन है, मतलब हम लोग हो सकता है कह रहे हैं कि हवा नहीं दिखाई पड़ रही है, हो सकता है कि जब 4 जून को काउंटिंग हो तो हम सबकी हवा निकल जाए, अरे ये हवा हम ताड़ ही नहीं पाए। ये चुनाव में बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोग कहते रहते हवा नहीं, और बाद में जब काउंटिंग होती तो हम सबकी हवा निकल जाती, यार हवा थी हम देख नहीं पाए। जी, हवा हम देख नहीं पाए। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव भाई भी। संजीव भाई नमस्कार, आपका स्वागत है।
और हमारे एक साथी जो है हमारा कह रहे हैं कि धनंजय कुमार जी, आफताब अहमद, धनंजय जी आपका राजस्थान में इस्तकबाल। धन्यवाद, आपने स्वागत किया राजस्थान में। राजस्थान मेरी ससुराल है, किशनगढ़। हालांकि इस घर में कोई रहता नहीं है, हम ही लोग आते हैं, पति पत्नी और मेरा बेटा, तब ये घर खुलता है, बाकी बंद रहता है, चूंकि हमारे ससुर जी के सास जी की डेथ हो चुकी है, परिवार में कोई और लोग है नहीं। पास पड़ोस के लोग अच्छे हैं, यहाँ मुस्लिम काफी घर मुस्लिमों के हैं, और ये पुराना शहर है किशनगढ़ का। और किशनगढ़ में जो है लोग बता रहे थे कि बड़ा अच्छा माहौल रहता है यहाँ, उस तरीके का हिंदू मुसलमान चलता नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास पड़ोस में बहुत मुस्लिम लोग हैं, मस्जिद से अजान भी आती रहती है, तो वो सारा है। और बड़ा सुकून भला इलाका है। हमारे घर के सामने बड़ा सा तालाब है, 64 एकड़ का तालाब है। थोड़ी जो है ठंडक भी रहती है। छत पे हम अभी जाएंगे प्रोग्राम खत्म करने के बाद, तो बड़ी ठंडी हवा आती है। जम्मू भाई तो बार बार जम्मू भाई का कनेक्शन आ रहा है जा रहा है। संजीव भाई, आपने वो जो कुंभ जहाँ पे होता है हर चौथे साल, वहां पे जो है इलाहाबाद में, तो हर चौथे साल नहीं, क्या क्या 12 साल पे होते हैं, 12 साल के छठे बाद छठे 12 साल और 6 साल। अर्ध कुंभ है ना। तो इलाहाबाद में जो ये लोकतंत्र के मौके पे जो कुंभ का मेला लगा, किस रूप में आप देख रहे हैं? हालांकि सुरेंद्र भाई साहब कह रहे हैं कि वो वोट में तब्दील होगा कि नहीं होना होगा, हवा हम लोग बना रहे हैं कि हवा है, बाद में पता चलता है हवा कहीं और की थी, हम पहचान नहीं पाए, हमारी हवा निकल गई। आप किस तरह से देख रहे हैं, किसकी हवा निकलने जा रही है? और कुंभ में स्टैम्पीड भी बहुत होता रहा है, तो ये एक स्टैम्पीड भी हो गया, एक खास किस्म का। तो और जो दादा कह रहे हैं सुरेंद्र, वो सही भी है एक हद तक। देखिए, हर चुनाव विश्लेषकों को भी कुछ सबक देके जाता है, सिखा करके जाता है। हम आप कैसे बात करते हैं, अपने पुराने अनुभवों से बात करते हैं। और यदि आप फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड के लोगों से, ना जा भी जा रहे हैं तो आजकल तो फोन है, सोशल मीडिया है। अब पहले लोग फोन फील्ड में जाकर बात करते थे, अब उस साइज को समझने की कोशिश कर लेते हैं। थोड़ा फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर के एल्गोरिदम को समझ लें तो और ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। एल्गोरिदम का अर्थ यह है कि आपको जो अच्छा लगता है वही चीज दिखाया जाता है, तो थोड़ा उससे अलग भी जाके देख लीजिए, तो फिर वो भी चीजें दिखाया जाने लगेगा। तो एक विश्लेषण का एक सिस्टम है, वो आप करते हैं। लेकिन ये चुनाव भी कुछ सबक देगा, सिखाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बेहद फ्लैट चुनाव है, बहुत सारे सारे मसले जो है स्थानीय मुद्दों से लड़ा जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी 200 से नीचे चली गई, तो मुझे लगा तो मैं भी रिविजिट कर लूंगा फिर अपने इस विश्लेषण पे। और तब मुझे लगा कि नहीं, एक खास किस्म का एक मिला कि अंडर करंट चीजें होती हैं, और वो बेहद अंडर करंट था जिसकी हम लोगों ने पहचान नहीं की। देखिए, पिछली बार जो सुरेंद्र कह रहे हैं उसके बहुत सारे आधार हैं। तेजस्वी पिछली बार जब बिहार में रैलियां करते थे तो एकदम हिस्टेरिकल मास जो है उनके पीछे जो है खड़ा था। अब तेजस्वी बहुत जोश में थे उस वक्त, मैं 2020 की बात कर, आज भी जोश में है। पैर में चोट लग गई है, उन्हें डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन वो चल रहे हैं। और कई सभाएं बिहार में 2 ही लोग सभा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह कर रहे हैं, और तेजस्वी और मुकेश सहनी सभा कर रहे हैं। बाकी लोगों की सभाएं बड़ा ये स्कैटर्ड है, आप कहीं कुछ होंगी। तो खैर, तो पिछली बार जब कर रहे थे तो लगा कि वो जीत जाएंगे, लेकिन जीतते जीतते वो नहीं जीत पाए, सरकार नहीं बन पाई और चीजें। तो चुनाव बड़ा अलग किस्म का अर्थमेटिक, बहुत किस्म के अलग किस्म की चीजें होती हैं। एक उनके तेजस्वी ये के पिताजी के भी मित्र और नीतीश जी के भी मित्रों में से एक साथी पिछले दिनों हम बैठे थे उनके यहाँ, तो वो कह रहे थे कि वो पिछली बार 2020 में आरजेडी में ये व्यवस्था बनाने में लगे थे कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के नामों का इस्तेमाल ना हो। पोस्टर तक हटवा दिए गए थे 2020 में, वो सब लिखते पढ़ते बोलते थे। इस बार पूरा वो यहाँ लग के काम कर रहे हैं। तो उन्हीं को मैंने कहा कि सर, आप लोगों ने तो, वो आज भी वो कह रहे हैं कि आज डैमेज लालू करेंगे, जबकि लालू डैमेज नहीं कर रहे हैं। लालू ने चक्रव्यूह की रचना बड़ी अच्छी कर दी है, तो वो कह रहे थे नहीं डैमेज होगा। तो मैंने कहा कि सर, आपने जो है अभिमन्यु को 6 तक तो करा दिया था, 7वें में अनुभवी की जरूरत होती है, अर्जुन की जरूरत होती है, बुजुर्ग की जरूरत होती है।
वो 7वां ही छीन लिया, दरवाजा ही बंद करा दिया था। तो कई बार 7वां दरवाजा धनंजय जी काम करता है। ये जरूर है कि लोगों में उत्साह है, ये खास ये जो इलाहाबाद वाले भीड़ को देख करके लग रहा है, लेकिन वो कैसा उत्साह है? अखिलेश जी से मिलने का है, कई बार सेलिब्रिटीज से भी मिलने का होता है, हेलीकॉप्टर देखने का भी इस देश में जब उत्साह होता है तो, लेकिन वो चुनावी उत्साह है कि नहीं, ये जरूर मैं रिमार्क कराना चाहूंगा कि किसी भी तरह से मार्क कराना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच में, खासकर बहुजन सेक्शन में ये बात गई है कि मोदी जी आएंगे तो नेहरू वेहरू तो क्या बनेंगे, जो क्या पिद्दी का शोरबा वाला मामला है, लेकिन वो संविधान वाला जो है वो सबके बीच चर्चा में, और चर्चा में है लोगों के बीच में आरक्षण खतरे में हो सकता है। तो ये है लोगों के बीच में गया हुआ, क्या रिजल्ट करेगा तो देखने लगा। संजीव भाई एक और जवाब दे दीजिए, आप ये भी कंक्लूड कर दीजिए। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी की सभाओं में भीड़ दिख रही है, तेजस्वी की कई सभाओं में भारी भीड़ रही, और आज मैंने देखा ट्विटर पे तेजस्वी ने जो है वो महाराष्ट्र में जो रह रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, उनसे भी आग्रह किया है कि आप महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए। और महाराष्ट्र में भी 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जो बची हुई 14 सीटें वहां चुनाव है कल। 49 सीटों में से महाराष्ट्र की 14 सीटें हैं, और 14 सीटों के बाद महाराष्ट्र की 48 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। क्या आप बिहार में ऐसी हवा देख पा रहे हैं, या बिहार में भी कोई हवा नहीं है, या आपको लग रहा है कि ये जो है, क्योंकि हमारे ज्योति प्रकाश चौबे जी हैं, वो कह रहे हैं आज मैं प्रयागराज की रैली में था, धनंजय जी आज की हवा एकदम बदली हुई है। जी संजीव भाई। नहीं, मैंने तो इसी की बात की कि हवा मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। मुझे मतलब हवा का अर्थ ये होता है कि माहौल तैयार है, और उस माहौल पे एक लीडर खड़ा होता या विपक्ष का सामूहिक लीडरशिप खड़ा होता, और नरेंद्र मोदी 200 से नीचे गिरते धड़ाम से। इसको कहते हैं हवा। लोकल समीकरण काम कर रहे हैं, लोकल लीडरशिप लड़ रही है, अलग अलग सीटों पे अलग अलग फैक्टर काम कर रहा है। हम लोग खुद अपने विश्लेषणों में गिनाते भी तो है, कहीं रूपाला को गिना रहे हैं, गुजरात के तमाम समीकरणों की बात करके हम लोग बात करते हैं ना, 4 वो जो अमित शाह की जबरदस्त हार हुई है कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव पे पकड़ एक अमित शाह और मोदी की ताकत का एक ये है, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। राजा भैया की बात कर रहे हैं जो सर ने की। बिहार में हम लोग कई सीटों पर लोकल फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, तो वो है सामने ही दिख रहा है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये हवा जो है सतह के नीचे कुछ होगा तो सीख जाएंगे, 4 जून को हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन कुछ है, लेकिन हवा बवंडर जैसा बन पाया है ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। जी जम्मू भाई, महाराष्ट्र की 14 सीटें हैं, और ये प्रयागराज की घटना, हर जगह बदलता हुआ माहौल, नरेंद्र मोदी जी का हिंदू मुसलमान पे टिके रहना, और अब एक नया आ गया, राष्ट्रवाद भी आ गया है। योगी जी कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में पीओके कब्जे में आ जाएगा, जबकि हमारे जो महाराष्ट्र के साथी हैं, जो उनके पुराने साथी हैं शिवसेना के, बाल ठाकरे गुट के भी हैं, संजय राउत, उन्होंने कहा कि 10 साल किसने रोका था उनको पीओके पे अटैक करने से, ये सवाल किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे 5वें चरण को? धनंजय भाई, मुझे ऐसा लगता है कि बंबई की रैली के बाद बहुत सारे कुछ समीकरण बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। मैं आज नड्डा जी का इंटरव्यू पढ़ने के बाद मुझे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जब हार गई थी, तो उसके बाद आरएसएस ने एक विश्लेषण किया था और उसका बयान भी अखबारों में आया था। वो ये कह रहा था कि फेस ऑफ मोदी एंड हिंदुत्व इज नॉट सफिशिएंट। मतलब अब नरेंद्र मोदी का चेहरा और हिंदुत्व ये काफी नहीं है, ऐसा आरएसएस ने कहा था। इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं
मोदी को ये बता रहे थे कि भाई आपका जो ब्रांड है अब वो ब्रांड खट गया है और कुछ धुंधला सा फीका सा हो गया है और बहुत दिन तक आप हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली हार गया था और बजरंग जम्मू भाई का नेटवर्क गड़बड़। उत्कर्ष भाई, मैं आपके पास आता है छोटा सा जवाब लूंगा, क्योंकि जम्मू भाई के साथ ये चलता रहेगा। और जातीय समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश और बिहार के जब हम बात करते हैं तो खास करके, हालांकि जातीय समीकरण पूरे देश में काम करता है। कर्नाटक की बात हो रही थी, बोकालिंगा और क्या क्या बात कर रहे थे लोग, तमिलनाडु में भी बात करते हैं तो बात करते हैं, केरल में भी बात करते हैं। हमारा बिहार में थोड़ा ज्यादा बदनाम है इस चक्कर में। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र है, और न्याय पत्र में गरीबों को, जो गरीब लोग हैं उन परिवारों को 1 लाख रुपया सालाना उनकी महिलाओं को देने की बात है, एमएसपी पे कानूनी गारंटी देने की बात है, युवाओं को 1 लाख रुपया इंटर्नशिप के तौर पे देने की बात है, उनको ट्रेनिंग देने की बात है, ऐसी तमाम बातें, 10 किलो अनाज देने की बात है, उसमें नमक, शक्कर और तेल की भी बात हो रही है। क्या बहुजन समाज के लोगों को ये लग रहा है कि ये सत्ता बदलनी चाहिए? अब राम मंदिर बन गया, मंदिर के आगे क्या? क्या ऐसा देख पा रहा है कि जातियों का ये हुजूम जागा है? देखिए, ये जो सारे सवाल है ना जो विपक्ष अपने न्याय पत्र में ले आया है, ये इन्हीं सबको तो लेके फिर संविधान वाली बात आगे बढ़ाई जा रही है। जैसे कांग्रेस ने भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है, भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है, डेट वाइज आप साहब जितनी 30 लाख भर्तियों की डेट्स निकाल दी हैं उन्होंने। वो भी एक कोशिश है कि युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए। ओल्ड पेंशन तो पहले से मसला चल ही रहा था। उसके बाद एक खतरा ये लग रहा था कि जो लाभार्थी वाली योजना है वो बीजेपी को काफी मदद करती है, तो उसकी काट निकाली महिलाओं को 1 लाख रुपए के मामले में। क्योंकि एक चीज ध्यान रखने वाली है कि गांव में खासतौर पे गरीब वंचित तबके के भीतर महिलाएं इस बात से बिल्कुल बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ थी या अब तक रही हैं कि वो राशन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो है। क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियां वो लोग झेल रहे हैं, तो अपोजिशन को भी ये लगा कि अगर इसको हम नहीं काटेंगे तो फिर मुश्किल होगी। तो वो 1 लाख रुपए महिलाओं के लिए और 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन लगातार देने की बात, तो वो बात अपनी जगह है। तो जो मुद्दों की बात है, और खासतौर पे उसके बाद एक अटैक की प्रधानमंत्री अपने भाषणों में रोजगार की बात तो कर ही नहीं रहे और नहीं कर रहे हैं, ये भी सही बात है। लेकिन असली चीज मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए 2014 में भी उत्तर प्रदेश में 14 से लेके और 22 तक जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार रही है ना, हिंदुत्व एक मसला रहा, एजेंडा रहा, विकास एक एजेंडा रहा, बनाया गया। लेकिन असल वोट परसेंटेज कैसे बढ़ता था? असल वोट परसेंटेज बढ़ता था नॉन जाटो दलित और नॉन यादव ओबीसी, इसको इकट्ठा कर लिया बीजेपी ने बहुत ढंग से। और 2014 से जो इकट्ठा किया था वो 22 तक चला। 22 पहला वो मैंने 19 तक तो पक्का चला, 22 एक ऐसा टाइम आया जब थोड़ा सा दरकने लगा। आप देखिए, मैं तो जो महसूस कर रहा हूं 22 के बाद इस बार दो चीजें हैं। ऐसा नहीं है जैसे लोग जब ये कहते हैं कि भाई अखिलेश ज्यादा अपील कर रहे हैं या राहुल गांधी कर रहे हैं, एक बात समझिए, माइनॉरिटी का रुझान जो है ना वो समाजवादी पार्टी की तुलना में कहीं ज्यादा कांग्रेस की तरफ, और दलित भी समाजवादी पार्टी से ज्यादा कंफर्टेबल कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने में होगा। लेकिन जब ओबीसी और एबीसी की बात होती है तो वहां पर कांग्रेस शून्य हो जाती है, वहां पे समाजवादी पार्टी आ जाती है। और इसी रणनीति के तहत
सपा ने इस बार यादव टिकट दिए ही नहीं, 5 परिवार के अलावा छठवा कोई यादव कैंडिडेट नहीं है। लेकिन कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, बिंद, केवट समाज के भीतर से भरपूर नुमाइंदगी दी और वो नुमाइंदगी इस ब्लॉक को ब्रेक कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रॉस द यूपी ब्रेक कर रही है, लेकिन जिन कुर्मी, जहां पे कुर्मी वोटर 4 लाख 3.5 लाख है और वहां कैंडिडेट कुर्मी है, तो आप मान के चलिए कि 70 से 80% वोट तो उधर ही जाए और बाद में माइनॉरिटी और जो बाकी सपोर्ट ग्रुप है और कुछ अक्रॉस द इशू वाइज आ जा रहा है। फिर ये सवाल आता है हम लोगों के सामने कि आखिर लाभार्थी कहाँ जाएगा, तो लाभार्थी भी इसी कॉस्ट ब्लॉक से आ रहा है, वो कहीं अलग से तो आ नहीं रहा है। लेकिन अभी भी जो एकदम निचला तबका है उसमें बीजेपी की पकड़ इस लाभार्थी वाले फैक्टर पे है। महिलाओं के भीतर कितना परिवर्तन आया है मैं अभी नतीजे आने के पहले कहूंगा, और यही 2 चीजें जो बीजेपी को लड़ाई में बनाए, क्योंकि हार्डकोर हिंदुत्व का वोट, मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी का जो 2014 के पहले का भी आप डेटा देखिए तो 20-21% तो कोर वोटर है, और वो बना कब, 89 के बाद से। तो हार्डकोर हिंदुत्व वाला वोट अब वो मान लीजिए 3-4% और प्लस कर लिए तो 24-25% हार्डकोर हिंदुत्व का वोट है। लेकिन उसके ऊपर जो आइसिंग ऑफ द केक होती है वो ये कॉस्ट ब्लॉक, ये लाभार्थी, तब बीजेपी यूपी में 48 तक चली जाती। अगर कास्ट ब्लॉक टूट रहा है, अगर लाभार्थियों के बीच में एक चीज है कि भाई हमारा नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन मिलने के लिए आरक्षण है, तो वो स्विंग आएगा। और वो स्विंग आएगा क्योंकि अगर पिछले चुनाव को, विधानसभा चुनाव को भी आधार बनाए तो 37% पे समाजवादी पार्टी थी मेन अपोजिशन, और 49 के बीच में भारतीय जनता पार्टी थी। तो जो डिफरेंस था वो 11-12% का था। 6 से 7% का स्विंग बहुत बहुत मैटर करता है इस चुनाव में, और वो स्विंग ही देखना है। कॉस्ट ब्लॉक के बेसिस पे हो रहा है, एस्पिरेशन के बेसिस पे हो रहा है, संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के बेसिस पे हो रहा है। ये अगर काम कर रहा है जैसा कि चर्चाओं में है और जमीन पर हमें भी सुनने को वोटरों के मुंह से भी मिल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा कि वोटर ब्लॉक जो है वो वोकल है इस मामले में। मैं महाराजगंज से लेकर के और महोबा तक की बात कर रहा हूं। एक्सट्रीम एक हिस्सा मध्य प्रदेश का बॉर्डर और दूसरा हिस्सा नेपाल, इसके बीच के 13-14 कंस्टिट्यूंसी जहां तक मैं पहुंच पाया वहां तक सब जगह ये बात, और अगर सब जगह ये बात है तो वो स्विंग कितना है इस 12% के भीतर, 11% के भीतर, वो फैसला करेगा इस चुनाव। इसलिए जब वो भीड़ आती है उसके भीतर के चेहरों को पहचानिए। वो भीड़ क्यों आ रही है, क्या वो कास्ट की भीड़ है, क्या वो नौजवानों की भीड़ है, उसमें महिलाएं कितनी हैं, उसमें क्लास डिवीजन कितना है। तो मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं धनंजय भाई, आपके चैनल पे भी मैंने कई बार, ये चुनाव बहुत मल्टी लेयर चुनाव, इतना मल्टी लेयर इलेक्शन हमने देखा नहीं, क्योंकि हमने इसके पहले जितने चुनाव देखे हैं, अगर पिछले 20 सालों की बात कर लें, एक लाइन पे चुनाव। राजीव गांधी चुनाव हारे बोफोर्स घोटाले के नाम पर, मोदी आए तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, सब बदल डाले। 19 का चुनाव जब मोदी जीते तो मोदी है तो मुमकिन है, बस बात खत्म, क्योंकि वो बालाकोट और वो सब सर्जिकल स्ट्राइक सब कुछ। इस बार वो नारा मोदी के फेवर दिया हुआ नारा नहीं, इस बार वो नारा जो है वो अपोजिशन का दिया नारा है, संविधान बचाओ। तो हमेशा ये होता था कि जिसका अभी तक ट्रेंड देखिए, जिसका नारा चल गया चुनाव उसके खाते में चला गया, तो एक वो भी आधार है।
इसलिए मैं बिल्कुल। कह रहा हूं कि ये 6-7% का स्विंग है, यही डिसीजन करने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लोकतंत्र जो है आम नागरिकों का पर्व है और मैं सबसे बड़ा पर्व मानता हूँ और मैं अक्सर बोलता हूँ कि संविधान जो है हम भारतीयों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उत्कर्ष भाई, सुरेंद्र दुबे सर और संजीव भाई। हमारे साथ सुनील जी थे, हमारे साथ से हमारे साथी जम्मू भाई, हालाँकि उनकी बात पूरी नहीं हो पाई, बार-बार नेट जाता रहा। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े रहे, आप लोगों का भी बहुत-बहुत आभार।